हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। सभी बच्चों को बहुत कमेंट आता है कि सर यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। तो मैं बाबू आपके लिए क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। केमिस्ट्री का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बाबू, जो आपको बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का यहाँ पे जो कोड है 118 यहाँ पे कोड यहाँ पे दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को देखा जाए, बिना देर के वीडियो का अंत तक बने रहेगा। सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। मैंने आपके लिए टोटल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला है, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने थे? टोटल यहाँ पे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके भाई, जो को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे बोर्ड आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। मैं आप लोगों के कमेंट करने की वजह से ही मैं अभी जो है क्या कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आया है। तो सभी क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि रोजेनामुंड का अवकरण क्या है। तो देखिए इसका आंसर कैसे देना है। अब उत्तर में आपको लिखना है कि रोजानामुंड का अवकरण एक हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया है, जिसमें एक एडिल यानी कि क्लोराइड की यहाँ पे क्या होता था, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ यानी कि उपचारित करके, ठीक है, एल्डोहल संग हाइड्रोजन का अपचयित किया जाता है। यानी कि एल्डिहाइड जो यहाँ पे हाइड्रेट होते हैं उसको ही क्या तो अपचयित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ पे बाबू दो का पहला नंबर कैंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा जाए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको वीवीआई लगा लिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, पहले दूसरे में क्वेश्चन में क्या है, और जितने भी क्वेश्चन मतलब सभी के सभी यहाँ पे 7 फरवरी केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देखा जाए। एक भी क्वेश्चन 2 में देखिए क्या है कि पॉलीपेंटाइट बंध किस प्रकार का बनता है। तो देखिए इसका आंसर लिखना है कि पॉलीपेंटाइट बंध एक यानी कि एक माइडन ईद बंध है, जो एक ही अमोनियम एसिड कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH और यहाँ पे दूसरे अमोनियम यानी कि एसिल अमीनो का यानी कि NH2 के बीच ही जल के साथ अणु का निष्कासन द्वारा बनता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन में देखिए 3 में क्या है कि या देखिए कि F2Cl2 Br2 यहाँ पे I2, इनको इलेक्ट्रॉनों का बंधुता को बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाना है। तो इसको बढ़ते क्रम देखिए सजाना है। देखिए आंसर हम लोग सजाएंगे। देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटा होता है कॉलोनी होता है, उसके बाद क्या होता है फ्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्रम में बढ़ते क्रम में सजा दिया है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या होता है बढ़ते क्रम यहाँ पे यानी कि इस प्रकार यहाँ से जो सबसे बड़ा यहाँ पे आईडी है, उसके बाद यहाँ पे BR है, फिर फ्लोरीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है। इसको हम लोग यहाँ पे सजा देते। किचन में यहाँ पे 3 कैंसर हो चुके हैं। किचन में 3 का ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। इसे मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल गया है। चलिए अगले किचन चलते हैं। किचन में 4 में सब लोग ध्यान से देखिए। मैं आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे, इस वजह से हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव का वीडियो लेके आना पड़ा है। क्वेश्चन में पे देखिए 4 में क्या है कि KR Z बराबर 36 है, तो यहाँ पे XC बराबर 54 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में, यानी कि जब क्रिस्टम का यानी कि जो क्रिस्टम है क्या देखिए KR को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो KR के यहाँ पे टोटल 36 दिया गया है, जो यहाँ पे भी कहा है, तो इसका परमाणु संख्या है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यानी देखिए AR3D10 अब 4s2 अब 4p6 यहाँ पे तो अगर टोटल सभी को गिना जाए तो कितना हो जाएगा। देखिए जो आर्गन है यहाँ पे 18 हो जाएगा। साथ ही अब देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 18 कितना 28 हुआ, 28 और 2 30 हुआ, 30 और 6 यहाँ पे कितना हुआ 36 हुआ। आपको टोटल यहाँ पे आर्गन का कितना दिया था 36 दिया था, 36 पूर गया। चलिए अगले क्या होते चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए हमसे आंसर में कैसे लिखना है। तो आप अगर खाली आंसर में भी लिखते तो आपका काम चल जाएगा कि KR बराबर 36 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका क्या होगा, तो आर्गन 18 3D10 4s2 और 4p6 हो जाएगा। वहीं पे XC का कितना था 54 दिया गया था। अब तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या करना है कि KR यहाँ पे लगा देगा 3D10 और 5s2 और 5p6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे किसका कितना था 36 हो गया। 36 से 10 कितना 46 2 48 47 और कितना 54 हो जाएगा, जो कि आपका 54 परमाणु संख्या टोटल यहाँ पे 54 दिया गया है। इस प्रकार आपका यहाँ पे आंसर हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप आसानी तरीके से आप दोनों का दोनों निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि DNA फिंगरप्रिंट की उपयोगिता का वर्णन करना है। यानी जो DNA फिंगरप्रिंट है उसका ही उपयोगिता का वर्णन करना है। तो चलिए ये उत्तर पर कैसे देखे लिखना है। उत्तर में आपको सबसे पहले आंसर में लिखना है कि DNA फिंगरप्रिंट का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। देखिए इस प्रकार लिखिएगा तो आपका बोर्ड में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, वो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट आपको लिखना है कि अपराध जांच, यानी कि जो कोई अपराध करता है उसको जांच के लिए कहा तो डिंग यानी कि DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि देखिए कि यह जब बलात्कार का हत्या और जैसे मामले में ही संदेशों की पहचान करने के लिए मदद करती है। तो अगले देखिए दूसरे पॉइंट पर क्या लिखना है। दूसरे पॉइंट पर आपको लिखना है कि
इसमें है कि पिता का पितृत्व तो विधाता का या बच्चे के जीविका माता पिता के पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी अगर पिता है तो उसका बच्चा है या नहीं, उसका मतलब उसको पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे पॉइंट में है कि व्यक्तिगत पहचान, यानी व्यक्तिगत पहचान कर यानी कि आदापादा पीढ़ियों के लिए अज्ञात शोषण और पहचानों करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसके साथ ही देखिए अगले पॉइंट में है क्या है कि वंशागुणत रोग, यानी वंशागुणत रोग को, यानी कि वंशागुणत रोगों की पहचान और निदान के भी मदद करती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप चाहते हैं 2 भी पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 6 में सब लोग ध्यान दें, क्वेश्चन में 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक उदाहरण देना है जिसका सन के यहाँ पे संश्लेषित बहुलक और यहाँ पे संघनन बहुलक, यानी कि संश्लेषित बहुलक का एक उदाहरण देना है और संघनन बहुलक का भी एक उदाहरण देना है। देखिए अब उत्तर हम लोग लिखे हैं कि पहला हम लिखा है कि पॉलीथीन हो गया जो यहाँ पे संश्लेषित बहुलक का उदाहरण हो गया। यहाँ पे नायलॉन हो गया जो कि यहाँ पे संघनन क्या हो जाएगा, बहुलक का उदाहरण हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 7 में सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को देख जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 फरवरी को बोर्ड आपको डायरेक्टली सभी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, वीडियो में अंत तक बनेगा, सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आप देखिए कि लोहे के 2 अयस्कों के नाम लिखे और सूत्र भी लिखना है। देखिए आप लोहे के 2 नाम लिखे तो उत्तर हम देखिए लिखा है, जैसे कि हमने लिखा हेमाटाइट जो कि Fe2O3 होता है। उसके बाद लिखा हमने कि मैग्नेटाइट जो कि Fe3O4 होता है। तो इस प्रकार हमें 2 यहाँ पे पूछा गया था, 2 यहाँ पे अयस्क का नाम लिखना है, तो हमें 2 अयस्क का लोहे का नाम बता दिया। सूत्र भी यहाँ पे पूछा गया था, हमने इसका सूत्र भी यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब इससे अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। इसमें देखिए हमसे क्या है कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछी जा रही है कि एल्युमिनियम नियम यानी कि जो नियमनीय धातु है इसका निष्कर्षण में, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोमोलाइट का अयस्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए उसका आंसर में लिखना है कि एल्युमिनियम धातु निष्कर्ष, और यहाँ पे क्या होता है कार्योलाइट के जैसे यानी कि NH3Al6 का उपयोग मुख्य रूप से एल्युमिनियम Al2O3 का गलनांक को कम करने के लिए लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 900 सेल्सियस तक भी विद्युत का चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में यहाँ पे 8 का आंसर हो। चलिए क्वेश्चन में 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन में 9 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं और एक उदाहरण देना है। देखिए आंसर में लिखना है कि नेटवर्क ठोस जो ठोस होते हैं जिनमें घटक कण है, देखिए परमाणु संयोजकताओं बंधों के एक बड़े बड़े नियंत्रण नेटवर्क से द्वारा जुड़े होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि हीरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 10 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 10 में देखिएगा क्या है कि साटोकी दोष किसे कहते हैं और इसका उदाहरण देख के साथ व्याख्या करनी है। जो साटोकी दोस्त है इसको किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देख समझाना है। तो सब देखिए आंसर में आपको लिखना है कि साटुक यानी कि जो साटिकी दोस्त है क्रिस्टलीय या फिर जालक में समान संख्या में धनायनों और ऋणायनों के लुप्त होने के कारण का उत्पन्न होने वाली रिक्त दोस्त है। यह क्रिस्टलीय घनत्व से कम करता है, उदाहरण के लिए NaCl और KCl हो जाएगा, आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 11 मोस्ट यानी कि मोस्ट VVI, इसको VVI लगा लीजिए, इसलिए मैं VVI करूँगा। आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में देखने को मिलेगा, इस बार भी देखने को मिलेगा। एकदम 100% समझिए कि आपका क्वेश्चन छप गया है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि मोल प्रभाज क्या है। तो मोल प्रभाज क्या है, देखो उत्तर में आंसर में लिखना है कि मोल प्रभाज मोल अंशों के किसी बिलियन में घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 को इसको आंसर की परिभाषा हमेशा पूछी जाता है, इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं। इसको मोस्ट VVI लगा लीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए 12 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन में 12 में देखिए क्या है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन के संबंध के राउल्ट के नियम को लिखना है। तो देखिए हम लोग चलिए इसको बताते हैं। इन सब में देखिए लिखना है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी तनु बिलियन का वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन बिलियन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके गति के रूप से है। देखिए फार्मूला के साथ इसको देखिए कैसे दर्शाना है। देखिए है कि ये पे है कि प्रकार के व्यक्ति किया जाता है, कैसे किया जाता है, पी यहाँ पे क्या है P डॉस माइनस PS किया जाता है, जिसको P से हम लोग कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साथ से एक ही की सैल्यूटेड है, जहाँ पे यहाँ पे क्या है P शुद्ध विलायक है, और यहाँ पे PS क्या है बिलियन, जो बिलियन का वाष्पदाब होता है वही है, और सैल्यूट एक विलय का मोल प्रभाज है। तो इस प्रकार इसको हम लोग दिखाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोग 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या है कि लोहे में जंग लगने से संबंधित विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करना है। देखिए आंसर में लिखना है कि लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा का जो लोहा होता है उसका नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ऑक्सीकृत होकर यहाँ पे हाइड्रेट यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जैसे कि F2O3 एन की NaH2O बनाता है, जिसके जंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं या चीती भी कहते हैं। हम लोग देहाती पता चीती भी कहते हैं, जंग भी कहते हैं। इसमें लोहे की सतह पर एनोड की कहता कैथोड के क्षेत्र बना देते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन में यहाँ पे 13 कैसे, क्वेश्चन में 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान से देखिए, जो मोस्ट भी है इसको तो हम समझिए कि इस बार हम छप गए, इसको तो हम नहीं छोड़ना है बाबू। इसको इतना वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी देखने को मिलने वाले हैं, किसी भी से पूछ सकते हैं। इसका अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दीजिए, क्या है कि मोलर चालकत्व और तनुता का प्रभाव क्या है, इसको पढ़ना है। तो देखिए पढ़ना आता है तो कैसे आता है, तो देखिए आंसर में लिखना है कि तनुता विलयन यानी कि विलायक के मिलाने वाले बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ता है, क्योंकि जब प्रति आयन का आयनों पर संख्या कम हो जाती है, तो जिससे जिससे फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आयनों के लिए बीच अंतर्राष्ट्रीय यौगिक आकर्षण कम होते हैं और उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में 14 नंबर का आंसर हुआ। आप इसको मोस्ट वीवीआई निकाल लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर बताना है। देखिए हमने आंसर में लिखा है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का मुख्य अंतर है। तो हमने देखिए पहला सबसे पहले लिखा कि भौतिक अधिशोषण जो पे क्या है, तो रासायनिक अधिशोषण के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तो इस प्रकार लिखे, देखिए निम्नलिखित है। देखिए पहला में हो जाएगा प्रकृति, क्या हो जाएगा पहला में प्रकृति नेचुरल। तो भौतिक अधिशोषण प्राकृतिक में विशिष्ट नहीं होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अत्यंत विशिष्ट होता है। दूसरा में वॉल्केनिक फोर्स, तो भौतिक अधिशोषण कमजोर और वेंट डेर है, वाल्स वन के बलों के कारण ही वो, जबकि रासायनिक अधिशोषण मजबूत और रासायनिक बंधु से संयोजकता या आयनिक यहाँ पे कारण होते हैं। तो इस प्रकार की इसका आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या देखिए, क्वेश्चन में 16 में सब लोग ध्यान से देखे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ब्राउनी गति क्या है। जब ब्राउनी गति को क्या है, तो आंसर देखिए लिखना है कि ब्राउनी गति किसी तरल या गैस के निबंध कणों के लिए अनियमित या फिर क्या है, ढेरी मेरी गति है, जो एक निलंबित कणों के लिए तरल गैस अणुओं के साथ साथ लगातार असमान के ठीक है टकराव के कारण होती है। इस इसका इस यहाँ पे घटनाओं के नाम से भी ठीक है, जैसे कहा था रॉबर्ट, ठीक है, क्या जाता है रॉबर्ट ब्राउन के भी नाम से भी रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इसे देखा था। तो इस प्रकार क्वेश्चन में 16 नंबर के आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। ये मोस्ट भी है, इसको भी लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम इस बार भी देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यानी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। देखिए आंसर में लिखना है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे आइसोसाइनाइड की परीक्षण भी कहते हैं, प्राथमिक एमीन की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का प्राथमिक एमीन को ही क्लोरोफॉर्म के CH3 को एल्कोहलिक पॉइंट के पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन के हाइड्रोक्साइड के OH के साथ गर्म करने पर ही यह क्या तो दूध उपयुक्त का पदार्थ का आइसोसाइनाइड का कार्बिल एमीन बनाता है। तो यह अभिक्रिया का रासायनिक सामान्य सूत्र समझ सकते हैं। इसको यहाँ पे देखिए हम लोग ने दिखा दिया है कि इस प्रकार क्या लिखा है कि यहाँ पे RN हो जाए, क्या हो जाता है, एक प्रकार का जो एमीन होगा NH2 यहाँ पे CH3 पर जिसको हम लोग क्या गर्म करेंगे, तो थोड़ा सा गर्म करने में यहाँ पे क्या बने 3, इसको थोड़ा आगे नहीं दिखा, हम बता रहे हैं यहाँ पर 3KCl क्या हो जाए 3KCl हो जाए, प्लस में क्या हो जाए 3H2O, क्या हो जाएगा 3H2O। इतना आगे अभी बनेगा, जगह नहीं इसका आगे से यहाँ पे कट गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 98 सब लोग ध्यान से देखिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिक का IPAC नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक यौगिक दिया गया, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH3OH दिया गया है। तो इसका देखिए यौगिक का जो नाम देखिए, नाम क्या जाए आंसर वो देखिए लिखना है कि यहाँ पे 2 के डाई मेथाइल प्रोपेनल ऑन ऑल हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन 19 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सब लोग ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्व और जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। जो संक्रमण तत्व हो तो जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, तो इसका आंसर लिखना है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करने के कारण है। जैसे पहला हो गया संक्रमण तत्व, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो क्या होता है निम्नलिखित कार्य के कारणों से जटिल एंड कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए हम लोग ध्यान से देखिए। पहले पॉइंट में है कि छोटे आकार और उच्च आयनिक आवेशित कर्म की जो संक्रमण धातु होते हैं, आयनों को आकार छोटा होता है और उन्हें पर ठीक उच्च धनात्मक आवेश होता है, जिससे वह
लिगेंडों से ठीक इलेक्ट्रॉन युग्म का आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे में है कि जो पे डी कक्षक उपलब्धता होते हैं उनके पास बना के आबंधों के उपयुक्त ऊर्जा के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, जो लिगेंड उनके साथ उपसंयोजक आबंध बना सकते हैं, ठीक है, बनाने में जो मदद करती है। इस प्रकार क्वेश्चन में 19 का आंसर है। क्वेश्चन में 20 पे चलेगा। अब क्वेश्चन 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 20 में देखिए क्या है कि प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, यानी कि ENA की क्या व्याख्या करना है। देखिए आंसर में लिखना है कि प्रभावी प्रभावी परमाणु संख्या, यानी कि यहाँ पीछे क्या हो जाएगा, तो एक उपसंयोजक यौगिक जिस केंद्र धातु परमाणु या आयन के चारों को कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही, ठीक है, संख्या से इनमें से, ठीक है, इनमें से यहाँ पे धातु को आयन अपने इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों द्वारा दान किए जाने गए इलेक्ट्रॉनों में शामिल होते हैं। यानी कि EAN नियम के अनुसार कई स्थानीय संकुलन में ENA अगल उत्कृष्ट गैस है जो परमाणु क्रम संख्या अन्य के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इसका सूत्र के साथ चलिए आपको दिखाते हैं सूत्र के साथ कैसे होता है। सूत्र में देखिए नीचे में दिखाया गया है कि EAN की गणना का सूत्र जो होता है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार इसका सूत्र फार्मूला आप समझ सकते हैं। यहाँ EN और जेड वाले ऑक्सीडाइजेशन स्टेट हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 गुने कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जहाँ पे क्या है, जेड क्या है, धातु की परमाणु क्रम संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में 20 का आंसर होगा। तो मैंने आपको इस वीडियो का अंदर, ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने 20 क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि 7 फरवरी के बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, सभी जगह 7 फरवरी का आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड कर दूँ, वहाँ से जाकर देख पाएंगे। मैं चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी लिंक दे दूँ, वहाँ से जाकर देख पाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।